हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। आज जो हम है इकोनॉमिक्स के से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक टू एडवांस फंडे। जब आप किसी पेपर देने जाते हैं तो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या एसएससी का, या कोई और एग्जाम हो, तो इकोनॉमिक्स जो है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो हम जो इस सीरीज में हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स बेसिक टू एडवांस लेवल। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का सिविल्स का प्री हो, या पीसीएस का हो, या कोई और अन्य एग्जाम हो, तो उसमें जो इकोनॉमिक्स जो आएगी हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो इकोनॉमिक्स है ये सारी क्लियर करें, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेसिक से लेके इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी टू स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, तो सारी इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे से सारे कवर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज जो है अच्छे वो सब पसंद आएगी और आप इसको आगे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हम आज इसके जो लेसन में जो पढ़ेंगे, लेसन 1 जो है हमारा, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे कि 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी के अराउंड ना फ्रेंच में कुछ मर्सेंटाइल्स हुआ करते थे। वो उन्होंने उनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है, इसका मतलब ये है कि आप आपके पास जितने ज़्यादा भूषण हो, वो जैसे गोल्ड हो गया या कोई अन्य डायमंड डायमंड हो गया, कीमती आभूषण हो, वो जितने आपके पास रहेंगे उतना ज़्यादा आप अमीर रहेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए ये थ्योरीज फॉर्म की थी। फिर वो एरिस्टोटल से एरिस्टोक्रेटेड लोग आए, जो उनकी थ्योरी थी फ्रेंच को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो उसके बाद जो आते हैं, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स, जो हमारे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो कहते हैं हम उनको एडम स्मिथ। इन्होंने जो किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो बहुत फेमस बुक है, सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा थोड़े डिस्टरबेंस के लिए। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, जो एडम स्मिथ है वो जो है फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने जितनी भी पहले की आइडियोलॉजी थी उनको एक सीमित रूप से एक किताब में संग्रहित करके जैसे वो सभी लोगों के सामने लेके आए, जिनका था वेल्थ ऑफ नेशन। तो जो एडम स्मिथ थे, ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। तो इसके बाद चल के दुनिया को पता लगी कि इकोनॉमिक्स नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है। तो इससे पहले भी इकोनॉमिक्स की बात होती थी। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो लिखी थी, अर्थशास्त्र हो गई, एरिस्टोटल ने भी, एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट है, उन्होंने हर सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक्स में लिख रखा है। तो ऐसे जो एडम स्मिथ जब आए, तो उसके साथ साथ और भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स आए। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली आप इकोनॉमिक्स को ऐसे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ये है कि कोई भी चीज़ है, आपको वो वेलफेयर, आप उस किसी भी काम में लगे हुए हैं, आपको कोई सिस्टम है, वो काम में लगे हुए हैं प्रोडक्शन में, तो आपको लिविंग प्रोवाइड करा रही होती है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। या आप कोई काम कर रहे हो, आपको काम करने से आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलने से आपकी लिविंग सही हो रही है, लिविंग सही होने से कारण आप खर्चे कर रहे हो, वो इकोनॉमी में आ रहे हैं, यानी कि एक पूरे तरीके से सिस्टम बंधा हुआ होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे था मेरा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये क्या थे? हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमी है वो हमारी काफ़ी स्कूल्स ऑफ थॉट्स में बटी हुई है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, केंशियन इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, वो मार्जिन टेस्ट इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, न्यू क्लासिकल आ जाते हैं, फिर नियो क्लासिकल आ जाते हैं, और ऐसे न्यू केंशियन भी आ जाते हैं। तो ये जो बेसिकली जो लड़ाई रहती है क्लासिकल और केंशियन के बीच में रहती है। तो जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के साथ कुछ और इकोनॉमिस्ट थे मेन। एक थे डेविड रिकार्डो। इनका नाम बहुत फेमस है, खासतौर पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। और उसके बाद जो थे जेबी से, ये जो है ये बेसिकली इनकी जो थ्योरीज थी आज तक मानी जाती है कि इन्होंने कहा था कि जो मार्केट है फ्री होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये थ्योरी अभी भी बहुत से देश इसको फॉलो करते हैं। और इनकी जैसे ये था कि वो जो मार्केट है वो अपने आप को ठीक कर लेगी, सरकार की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ थ्योरीज थी वो टाइम के साथ फेडेड अवे होती गई, उसके साथ न्यू उसमें वर्जन आते गए। जैसे इन्होंने कहा था स्टिकी वेजेस, कि सरकार को या कंपनी को ना वेजेस जो होते हैं उनके फिक्स रहते हैं, उनको घटाने या बढ़ाने की जो आवश्यकता होती है। ये जो थ्योरी थी ये किन्सी ने दी, और इसके अपोजिट जो था इन्होंने कहा फ्लेक्सिबल वो होती है, स्टिकी वेजेस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे अगर हम जाएंगे, तो उसमें जो हमारी सबसे पहले जो आ जाती है
ओपन इकोनॉमी। सेकंड नंबर पर आती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी से आपको ये बेसिकली कई बार टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट यू मीन बाय द क्लोज इकोनॉमी और व्हाट इज मीन यू बाय द ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में आपको ये देखना है कि जो हमारी क्लोज इकोनॉमी होती है ना, उसमें नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द कंट्री। तो ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इम्पोर्ट होता है, ये जो होता है क्लोज इकोनॉमी रहती है। और जो हमारी ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में जो रहता है वो दूसरे ट्रेड होते हैं, ट्रेड रिलेशंस हैव बीन देयर। जो ट्रेड रिलेशन होते हैं यानी कि आपके कोई चीज़ अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप दूसरे देश आपसे वो मंगवा सकते हैं, या कोई आप जिसमें कमी हो तो आप वो बाहर से वो चीज़ अपने देश में मंगवा सकते हैं। तो ये जो रहता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में रहता है कि कौन से देश की कौन सी इकोनॉमी है। जो ओपन इकोनॉमी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, यूरोप के नेशन हो गए, या जो यूएसए जो इसका परचम लहरा के चलता है। और जो क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी जो बेसिकली आजकल के टाइम में तो क्लोज इकोनॉमी में सर्वाइव करना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो। क्योंकि अगर आपकी क्लोज इकोनॉमी है तो आपकी जो मनी सप्लाई रहेगी वो देश तक ही सीमित रहेगी, और वो करेंसी आपकी जो होगी वो ओवर वैल्यूड होगी। ये मेन पॉइंट है। अब ये लिख सकते हैं कि जो करेंसी होगी आपकी होगी ओवर वैल्यूड, क्योंकि करेंसी ओवर वैल्यूड ऐसे रहेगी क्योंकि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते होंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए आप ज़्यादा नोट छापेंगे, और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट का भी ऐसे जनरेट होगा, यानी कि सब कुछ उसमें गड़बड़ी ही चलती है। तो आज के देश में, आज के टाइम में अगर कोई ऐसा एक देश है जो क्लोज इकोनॉमी फॉलो करता है वो है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्मली जो है वो किसी से ट्रेड संबंध नहीं रखता है एक्सेप्ट चाइना इन फ्यू केसेस, रेयर केसेस, कि अगर वहाँ पे कोई नेशनल डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ से वो इम्पोर्ट कर लेता है। तो करेंसी जो रहती है क्लोज इकोनॉमी में वो जो रहती है ओवर वैल्यू रहती है। मनी सप्लाई क्या रहती है? मनी सप्लाई जो इसमें रहती है वो कंट्रोल रहती है, सरकार के द्वारा या सेंट्रल बैंक जो होगा वो इसको कंट्रोल करके रखता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बस आपको ये ध्यान रखना है, ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि जिसमें ट्रेड होते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर रिलेशन की, या आपका लेबर कम है या उसके कॉस्ट ज़्यादा है, ये सब वगैरह देखते हुए। क्लोज इकोनॉमी में बस आपको ध्यान रखना है नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, करेंसीज आर ओवर वैल्यू, और मनी सप्लाई जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, कंट्रोल रहती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में दूसरे में एक इसको सब सब पार्ट देख सकते हैं कि एक आता है इसमें कैपिटलिस्ट, सेकंड जो है वो आता है सोशलिस्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट है उसका जो प्राइम एग्जांपल है वो है यूएसए। सोशलिस्ट में जो था पहले यूएसएसआर एंड चाइना। मिक्स इकोनॉमी का जो प्राइम एग्जांपल है वो है इंडिया। तो जैसे कैपिटलिस्ट का मतलब रहता है कि प्रॉफिट, दे लुक फॉर द प्रॉफिट, दे लुक फॉर द प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट। एंड जो ये है ये वेलफेयर के लिए रहते हैं। और जो ये मिक्स इकोनॉमी वाले हैं ये बोथ। तो जैसे कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का मतलब यानी कि यूएसए जो है इसका प्राइम एग्जांपल है। वेस्टर्न नेशन यानी कि यूरोप के नेशन में इसको फॉलो करते हैं। तो इनका जो रहता है देश जो चल रहा होता है ये कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी के द्वारा। तो ये जो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, यानी कि डेवलपमेंट जो होगा आपका कंपनीज के द्वारा होगा, जो उनकी प्रॉफिट होगा उससे डेवलपमेंट होगा। जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मानना है कि जो कंपनियां ये अत्याचार करती है लोगों के ऊपर, तो इसलिए ये क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट को, ये कहते हैं कि जो कंपनियों के आपको वेलफेयर करना है, आपको प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना। वेलफेयर होगा उससे लोग, अब उनका सबका विकास होगा, तो वो ही डेवलपमेंट है, रियल डेवलपमेंट है। और जो है मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी जो है जिसका प्राइम एग्जांपल वो है इंडिया।
आप जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास 2 ऑप्शन थे, आइदर दे वुड गो विद द यूएसए कैपिटलिस्ट नेचर और यूएसएसआर विद द सोशलिस्ट नेचर। तो इंडिया को ऐसा लगा कि अगर वो कैपिटलिस्ट का नेचर अपनाते हैं तो, क्योंकि जब हम देश नया-नया आज़ाद हुआ था तो हमारे जो लोग थे इतने डेवलप नहीं थे, और बाहर से अगर कोई कंपनियाँ आती है तो डेफिनेटली उनका जो होगी अत्याचार करेगी, शोषण करेगी उनके ऊपर। तो इसको ना देखते हुए भारत ने इसको ना अपनाने का सोचा, लेकिन साथ-साथ उन्होंने सोशलिस्ट का भी देखा कि अगर हम सोशलिस्ट अपनाते तो हमारे पास अभी इतने वेलफेयर रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोगों का इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का वेलफेयर कर पाएँ, और साथ साथ में हमें डेवलपमेंट की भी ज़रूरत थी, क्योंकि नया देश आज़ाद हुआ था। तो इसके लिए देखते हुए इंडिया ने सोचा कि हम बोथ अपनाते हैं, यानी कि मिक्स, क्या हम कुछ एरिया को कैपिटलिस्ट के रूप में दे देंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज जो होगी उसको हम अपने अंदर रखेंगे और बाकियों को हम प्राइवेट के पास दे देंगे और कुछ अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो इससे क्या रहेगा, डेवलपमेंट भी होता रहेगा साथ साथ, और वेलफेयर का भी मोटिव जो है देश का पूरा होता रहेगा। तो जो ये है, ये नेचर होता है मिक्स इकोनॉमी का, जो कि इंडिया ने अपनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, या कमेंट सेक्शन में ही इसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, अगर वहाँ पे सॉल्व हो सकता है कमेंट में। तो जैसे ये है, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपका ये आ जाता है। अब जो है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप ऐसे देखेंगे कि ये हम जितने भी लेसन करेंगे ना, हर में ये एक पार्ट रखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हो गया इकोनॉमिक्स से कोई एक टर्म उठा कर दे देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको उसका एक्यूरेट मतलब पता होगा तो ही आप उसका आंसर दे सकते हैं, वरना उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आज हम इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हमारा है, कई बार आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का, आप देखते होंगे मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट, बेनिफिट एंड रेवेन्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट, बेनिफिट एंड रेवेन्यू, इसमें आप जैसे देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, जब भी आपने पढ़ा होगा कि कॉस्ट लग रही है, कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज कीजिए प्रोडक्शन आपका हो रहा है 10 यूनिट्स, तो उसके आपके पैसे लग रहे हैं 100 रुपये। नेक्स्ट आप जा रहे हैं 12 यूनिट पे, कि आपको प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है, 12 यूनिट, उसके आपके पैसे कितने लग रहे हैं, 110। तो इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे अप्लाई होता है। सपोज कीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन कितना है, आप 10 यूनिट कोई चीज़ सामान बनाए, यानी कि आप समझिए 10 पेन बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ी 100 रुपये। तो आपने सोचा कि चलो यार प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, 10 से करके क्या करते हैं हम 12, तो 12 2 यूनिट आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट का आपको कितना ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, 10 रुपये, यानी कि 1 यूनिट पे कितनी आपको आ रही है, 5 रुपये। यही आपकी जो रहती है मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट विच अकर while in the process of the increasing प्रोडक्शन यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप नेक्स्ट प्रोडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं उसमें जो आपकी कॉस्ट आ रही होती है वो जो रहती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा, वो भी सेम टर्मिनोलॉजी के थ्रू आपका सोल्व हो जाएगा, कि जैसे कि आप यूनिट बढ़ा रहे हैं 10 से 12, 2 यूनिट इंक्रीज हुआ आपका, ठीक है, तो 2 यूनिट में आपको कितना बेनिफिट होगा कि आप 110 की तो कॉस्ट पड़ी थी, आप उसको बेकोगे, आप सपोज कीजिए उसको 200 रुपये का बेच रहे थे, आप उसको बढ़ाने से और लोग खरीदने लगे, तो आपका कितना बेनिफिट होगा, वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यानी कि जो आपका रेवेन्यू हासिल हो रहा है 2 यूनिट को इंक्रीज करने पे, वो आपका जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू। सेम विद द मार्जिनल बेनिफिट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे मार्जिन लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि कोई नई चीज़ का जो प्रोडक्शन होगा उसको जो कॉस्ट इंकर होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इससे रिलेटेड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगली जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जो टर्म, ये इसका मतलब क्या रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब रहेगा कि आपके पास कोई मौका था लेकिन आपने गंवा दिया। अब जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास दो चांस रहते हैं कि आप वो करें या ना करें। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे हमारा जो है सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है आज की हमारी, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिक अगर मैं इसको किताबी डेफिनेशन में बताऊं तो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। तो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें जो रहता है
कि सपोज कीजिए आपके पास एक लैंड है, भूमि है आपके पास, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, ए बी सी। ए में था आपको एप्पल उगा सकते हो, एप्पल उगाने का आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, या आपको सोच सकते हो कि बेनिफिट क्या होगा, कितने रुपए का बेनिफिट होगा, 10,000 रुपये। बी हो गया बनाना, बनाना पेड़ पे उगा सकते थे, उसके आपको क्या बेनिफिट होगी, कॉस्ट होगी 9,000 रुपये। और जो हमारा लास्ट है सी कॉटन, वो 8,000 रुपये। तो आप गए एक की तरफ, यानी कि आपने सोचा कि चलो यार एप्पल उगाते हैं, तो आपकी जो इसकी एप्पल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 9,000 रुपये। यानी कि अगर आप एप्पल नहीं उगाते तो आप किसकी तरफ जाते हैं, बनाना की तरफ, तो उसको आपको कितना हासिल रुपये होता है, 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको सिंपल अगर टर्मिनोलॉजी में याद रखेंगे कि इट इज़ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे होते तो मैं वो चीज़ कर रहा होता, तो मुझे उससे इतना फ़ायदा हो रहा होता है, या इतनी मुझे उसमें कॉस्ट लग रही होती, एज पर द स्टेटमेंट जो गिवन होगी आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये मैंने कोशिश करी है कि बेस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ। जो हमारा नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी में, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आपने जरूर कहीं बहुत बार सुना होगा, इंडिफरेंस कर्व जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व को आईसी भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है कि ये ना सेट ऑफ गुड्स को दिखा रहा होता है, कि जैसे कि आपकी इनकम है, तो आप इनकम है तो आप उसको खर्च करेंगे। तो सेट ऑफ गुड्स के कि आप सपोज कीजिए आपने एप्पल है ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया। एप्पल आपने ले लिया 50, ये ले लिया आपने 40। तो इसका जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होगा आपकी जो है ये इनकम हो गई। ठीक है, जो आप ये हो गया आपका एप्पल, या आपका हो गया बनाना। तो आपकी जो सेट ऑफ जो इनकम रहती है, जो आप वहाँ पे बना लेंगे, कि सपोज कीजिए आपका यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप, ये आपका क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ये हो गया कि सेट ऑफ गुड्स होते हैं, कि डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स होंगे, मोर देन वन, टू। तो आपको उसको दिखा रहा होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर इनकम होती है उसका आपका कहाँ पे वो बन रहा होता है इक्विलिब्रियम। तो उसका जो है, इसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, सपोज कीजिए आपकी इनकम अभी इतनी थी, कुछ टाइम बाद आपकी इनकम इतनी हो जाती है, तो जो आपका सेट ऑफ गुड्स इतना था, वो जब सपोज करते हैं यहाँ पे आ सकता है कि आप एप्पल की जगह बनाना खरीदने लगे हो, तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व को आपको ऐसे रखना है, इट इज अ सेट ऑफ गुड्स विच इज शोन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का एक बेसिक ये रहता है कि जब आप किसी चीज़ का जो एक प्रोडक्शन है, आप 50 एप्पल खरीदा, आपने सोचा कि मुझे यार चलो इस बार 50 नहीं, मुझे 60 ले लेता हूँ, तो आपकी इनकम तो फिक्स है, आपने 60 ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बनाना भी 40 लेंगे, यानी कि आपको उसको कम करना पड़ेगा, ये 30। ये इंडिफरेंस कर्व का रूल है कि इफ वन, अगर आप जो एक प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज कर रहे हो उसका कंजम्पशन, तो दूसरे प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होगा वो डिक्रीज होगा। और जो ये जो रहता है इंडिफरेंस कर्व जो रहता है, ये डाउनवर्ड रहता है, इट इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड इन कन्वेक्स फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगला जो हमारा है पार्ट, वो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ये है, यहाँ से बेसिक आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है, जो एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है मेन, वो आता है लॉ ऑफ डिमांड। ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ये ऐसी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट का कोई प्राइस इंक्रीज होता है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। क्योंकि पहले वो 10 रुपये में बिक रहा था, अब वो 15 में हो गया, तो जाहिर सी बात है सभी लोग तो 15 में नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह कुछ और सामान में वो खरीदने लगेंगे जो 10 रुपये का होगा, उसका जो कंपटीटर होगा। तो ये जो हमारा होता है लॉ ऑफ डिमांड, इफ prices increases then quantity demand decreases। QD का मतलब है क्वांटिटी डिमांड, यानी कि अगर सभी स्थिति सामान्य रहती है, स्थिति मतलब जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आता है, डिस्टेंस प्रेफरेंस सेम रहता है, और इनकम जो है इंडिविजुअल की वो सेम रहती है, यानी कि ना वो घटती है ना बढ़ती है। अगर दोनों बराबर है, फिर भी अगर किसी सामान का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड होगी वो जो होगी घटेगी।
तो जो ये है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड किया जाता है। ऐसे बेसिकली हमारा जो होता है लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। अभी आप कंज्यूमर के तौर पे सोच रहे थे, अभी आपको मार्केट के तौर पे देखना है कि सप्लायर के तौर पे। लॉ ऑफ सप्लाई में आपको ऐसे देखना है कि सपोज कीजिए कि आप किसी चीज़ के प्रोड्यूसर सप्लायर हैं, तो कोई सामान का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी ज़्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्वांटिटी सप्लाई जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड में इसका अपोजिट होता है कि प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड घटेगी, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या रहता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो जो हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम है कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी जो है ये डी हो गया और ये हमारा एस हो गया। जहाँ ये दोनों मिलते हैं, जहाँ यहाँ पे ए पे मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट संतुलन। जहाँ पे वो बन रहा होता है वहाँ पे हमारी लॉ ऑफ डिमांड काम आती है। तो जो है ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई था। अभी हम इसके आगे की ओर देखते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का जो हमारा बेसिक जो रहता है वो रहता है हमारा टाइप्स ऑफ गुड। टाइप्स ऑफ गुड में जैसे रहता है कि आप कौन से गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रहता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा रहता है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर और गिवन, दूसरा हमारा रहता है गिवन गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स जो रहते हैं कि जैसे जो आप नॉर्मली आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं कि जो आप इनकम है, आपकी इनकम बढ़ गई। सपोज कीजिए कि आपकी इनकम थी, आप 6,000 रुपये कमा रहे थे, अब आपकी इनकम हो गई है 8,000 रुपये, यानी कि आपकी इनकम हो गई है 8,000 रुपये। तो ऐसा इसमें आप ऐसा करेंगे कि 8,000 इनकम हो गया, तो आपका जो मिल्क था, पहले आप दूध पी रहे थे 1 लीटर, ठीक है, आप उसको इंक्रीज कर देंगे 3 लीटर से। नॉर्मली जो टेंडेंसी रहती है कि हमारी जो इनकम होती है, अगर हम सैलरी बढ़ जाती है तो हम जो चीज़ पहले कंज्यूम कर रहे थे हम उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं या दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप टोंड दूध पी होंगे तो डबल टोंड में चले जाओगे, फुल क्रीम में चले जाओगे, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। यानी कि वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। अगर किसी की बंदे की इनकम इंक्रीज होती है तो अगर उनकी डिमांड बढ़ती है तो वो जो होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स हो गए। इन्फीरियर गुड्स जो रहते हैं कि जैसे बहुत से लोग हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, तो जो उनका जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के वो कंज्यूम करते हैं। या आप सरकारी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे जो चावल होंगे वो और जो नॉर्मली दुकान पे मिल रहे होंगे उन चावलों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स में हम उनको प्रोड्यूस करते हैं। या गिवन गुड्स उसका जो रहता है, इनको भी गिवन या इन्फीरियर गुड्स हम बोल सकते हैं, जो जिनका हम क्या कहते हैं, अगर इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज हुई तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो घटेगा। जैसे कि आप राशन की दुकान, आप जो थे, आपकी रोजगार नहीं था आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता था, आपके पास ऑप्शन रहता था कि यार मैं राशन कार्ड मेरे पास राशन कार्ड है, तो जो पीडीएस सिस्टम है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू मैं सरकार के प्राप्त वहाँ से राशन लेकर आ जाता हूँ। तो जो राशन था अब वो एकदम, जो वहाँ पे राशन मिल रहा होता है वो निम्न क्वालिटी का मिल रहा होता है, कोई हाई क्वालिटी का नहीं मिल रहा होता। लेकिन जैसे आपकी जॉब लगी, आपकी क्या हो, आपके पास पैसा आया, तो पैसा जैसे आएगा तो आप सोचेंगे कि यार मेरा पैसा आ गया, तो अब इनके पास अब मैं ये चावल क्यों लूँगा मोटे वाले, अब तो मैं बासमती चावल खाऊंगा। तो बासमती चावल खाएंगे तो उससे क्या हो गया, मोटे वाले चावल का क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी डिमांड घट गई। तो मोटे वाला चावल क्या हुआ, आपका इंफीरियर गुड्स हो गया। ऐसी ज्वार में भी बोलते हैं ज्वार या बाजरा, जो लोग हैं ज्वार बाजरा खा रहे हैं लेकिन उनकी इनकम बढ़ी, तो ज्वार बाजरा से किससे शिफ्ट होंगे, राइस पे शिफ्ट होंगे। बेशक ज्वार और बाजरा में प्रोटीन की मात्रा हाई होती है, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक्स का रूल है ये रहता है कि आप इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड रहती है, वो क्वांटिटी डिमांड रहती है वो घट जाती है जैसे इनकम आपकी बढ़ती है। गिवन गुड्स भी इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि इंफीरियर गुड्स से भी वो थोड़े लो दर्जे में ही माने जाते हैं, तो ये भी इसमें काम होता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि जैसे मैंने दूध का ही एग्जांपल दिया था, कि जैसे आप पी रहे हैं
अब नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे यहाँ है कुछ जगह पे 10 रुपये का मिल्क मिलता है, 10 रुपये का छोटे से एक पाउच में एक मिल्क मिलता है। तो उसमें जो रहता है कुछ खास होता नहीं, लोकल ब्रांड का रहता है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी तो आप 10 रुपये की मिल्क की जगह आप फुल क्रीम का दूध पियेंगे आप, जो कि 60 रुपये के करीब आ रहा है। तो ये जो रहता है गिफ्ट एंड गुड्स रहते हैं कि आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए हैं और उसकी डिमांड जो है बिल्कुल घट गई है। ये नॉर्मली जो रहता है बड़ी बहन और छोटी बहनें इंपीरियल गुड्स एंड गिफ्ट एंड गुड्स। अगला जो हमारे जो है टाइप्स ऑफ गुड्स में जो आता है वो आता है हमारा कि जो हमको लॉ ऑफ डिमांड जो चीज को हम तय कर रही होती है वो आती है सब्स्टिट्यूट गुड एंड इंफीरियर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे रहते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर आप कोई चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अब सॉरी प्राइस बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उसको कम मात्रा में खरीदेंगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या ऐसा करेंगे कि आप 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था जो हमारे गुड्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या रहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कि आपको चीज़ का प्राइस बढ़ गया, आप दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं, चाय आप नॉर्मली जो रहता है बाहर दुकान पे खरीदने जाते हैं 10 से 15 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए कुछ ऐसा इवेंट इंक्रीज होता है कि चाय पत्ती के दाम बढ़ जाते हैं, चाय पत्ती की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई है बारिश के कारण या किसी अन्य फैक्टर के कारण, तो उसकी जो प्राइस है वो 15 रुपए या 10 रुपए से बढ़ेगी 30 रुपए के करीब बढ़ गई है। तो इसमें लोग क्या करेंगे? चाय कंज्यूम करेंगे। जो चाय के दीवाने वो बेशक चाय ही पियेंगे, चाहे वो 10 रुपए में हो, 30 रुपए में हो, 300 रुपए में हो, तो चाय पियेंगे। लेकिन बहुत से लोग होंगे वो सोचेंगे यार हम तो 10 रुपए की चाय पी रहे थे अब 30 रुपए की हो गई है, तो अब वो क्या करेंगे? 30 रुपए का खर्च करने की जगह वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पे, कि चलो यार अब कॉफी पीते हैं क्योंकि ये तो बहुत महंगी हो गई है। यानी कि क्या हुआ सब्स्टिट्यूट गुड में? टी की जो थी प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ इसका, तो क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ी? कॉफी की, कि लोग किसके पास शिफ्ट हो गए? कॉफी पे। ऐसी एक और एग्जांपल है अगर आप देखेंगे जो कि है अभी जो आप रिसेंटली देखेंगे कि प्राइस जो है पेट्रोल के बहुत बढ़ रहे हैं, तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग किसके पास शिफ्ट हो रहे हैं? सीएनजी के पास। यानी कि क्या हो रहा है? पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वो सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? पेट्रोल एंड सीएनजी, दे आर द सब्स्टिट्यूट। पेट्रोल एंड डीजल जो थे पहले थे काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन अब जो है पेट्रोल और डीजल में नामात्र का ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन सीएनजी और पेट्रोल अभी भी सब्स्टिट्यूट के गुड्स में देखा जा सकता है। दूसरा हमारा जो मैंने आपको बताया था जो हमारा गुड्स होता है वो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा रहता है कि आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, तो साथ में कंज्यूम नहीं कर रहे होते, उसको किसी के साथ में कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह उठते हो तो ब्रेड खा रहे हो अगर आप, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? खाली ब्रेड नहीं खा रहे होते, उनको ब्रेड के साथ कुछ और चीज़ चाहिए होता है, या तो उनको बटर चाहिए या जैम चाहिए। तो इसमें हम सपोज कीजिए कि आप सुबह उठ के बटर खा रहे होते हो, ब्रेड के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। 10 रुपए का ब्रेड था अब वो 20 रुपए का हो गया, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल गुड है, अगर 10 रुपए का ब्रेड है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इसकी कम होगी। लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम केवल इसी की नहीं होगी, बटर की भी होगी। इसकी भी क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा ब्रेड के साथ साथ। प्राइस इंक्रीज इसका हुआ है, गलती बटर की कोई नहीं है। प्राइस इंक्रीज हुआ है इसका, इसका प्राइस जो है सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इसकी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ब्रेड के साथ साथ में इस्तेमाल किया जाता है कि अब 10 रुपए का वो 20 रुपए हो गया, तो कुछ लोग उसको खाना बंद कर देंगे ब्रेड की जगह, वो बिस्कुट पे शिफ्ट हो जाएंगे कि चलो यार कुकीज़ खा लेते हैं या फैन खा लेते हैं, जो हमारी नॉर्मली यूपी या दिल्ली की भाषा में यूज़ किया जाता है। और तो उसका क्या साथ रहेगा? बटर। बटर की क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जाम्पल देख सकते हैं आप
व्हीकल देख सकते हैं, कार एंड पेट्रोल। तो इसमें क्या है, पेट्रोल के प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। अब इसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका अफेक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो लोग नई कार खरीदने जा रहे हैं या मोटर व्हीकल खरीदने जा रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे, वो सोचेंगे यार इतना पेट्रोल पे खर्चा कौन करेगा, तो उस पर हम दूसरी तरीके से हम उसकी डिमांड जो होती है कार या मोटर व्हीकल की वो घट जाती है। तो ये जो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप बहुत से एग्जांपल देख सकते हैं, पेन एंड इरेजर, सॉरी पेंसिल एंड इरेजर, सॉक्स एंड शूज, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही साथ में यूज किए जाते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो जो है इंडिपेंडेंट है, उनका जो प्राइस है वो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, या उनका क्वांटिटी डिमांड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत, कहीं आपको परेशानी नजर आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको किसी की पूछ लिया जाएगा कि इसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी क्या रहती है। अभी बेसिकली यूपी में एग्जाम हुए थे तो उनमें ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीजीटी इकोनॉमिक्स में या लेक्चर का जो हुआ था उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन पूछे गए थे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको बेसिकली याद रखना है कि इलास्टिसिटी का मतलब कितना खींच सकते हो, कितना आप खींच सकते हो, खींच यानी कि ये एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, आपने नदी देखी होगी, नदी, ठीक है, तो नदी का अगर आप वैसे, मैं थोड़ा वैसे जा रहा हूँ, तो नदी का प्राइवेजी होता है सरिता। तो सरिता जो यानी कि नदी, नदी क्या कहती है, एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली, कि उसका जो एरिया था सरिता का यानी कि नदी का वो एक्सपेंड कर रहा है, कभी एक्सपेंड करके ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, रबड़। रबड़ आपने जरूर, जो नॉर्मली जो इलास्टिक वाली रबड़ होती है उसको खींचते हो आप, इंक्रीज करते हो, तो जितना आप ज़्यादा खींच सकते हो, जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, तो मोर यू एक्सपेंड, मोर इलास्टिक इट इज, यानी कि उतना ही ज़्यादा ये उतना ज़्यादा ये इलास्टिक होगा। जितना कम खींचेगा, जैसे स्टील हो गया, स्टील को अगर आप खींचोगे, वैसे साइंस में अगर आप पढ़ोगे तो इलास्टिसिटी जो स्टील की जो रहती है काफ़ी हाई रहती है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया उसको आप खींचोगे तो खींचेगा नहीं, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो जीरो होगी। अब मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में आपको बता रहा हूँ, साइंस के टर्म में नहीं। तो ये जो रहता है हमारा इलास्टिसिटी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन कितना सामान खींच सकता है। तो जो हमारी इलास्टिसिटी जो रहती है ये कई टर्म सर्कमस्टांसेस में नापी जाती है, जैसे कि जो आपकी जो ये टर्मोलॉजी हो, ये इलास्टिसिटी होगी, इनकम के ऊपर नापी जाती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड की जाती है, क्लोज इलास्टिसिटी नॉर्मली जो एग्जाम में पूछी जाती है वो क्लोज इलास्टिसिटी पूछी जाती है, उसकी डेफिनेशन आपकी पूछ लेंगे, या किसी उसका एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है। जो नॉर्मली हमारी जो इलास्टिसिटी रहती है, या तो वो जीरो होगी, 1 होगी, इन्फिनिटी भी होती है, लेस देन 1, मोर देन 1। ठीक है, तो ये जो रहती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है। तो इसको जो अफेक्ट करता है, सबसे पहले जो करता है प्राइस, इलास्टिसिटी प्राइस अफेक्ट करता है। दूसरा इनकम। तीसरा जो हमारा रहता है ग्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस जो हो गया, यानी कि अगर किसी सामान का, सपोज कीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वाटर का प्राइस इंक्रीज हो गया, सपोज कीजिए वाटर का प्राइस इंक्रीज हो गया, आप 20 रुपये बिस्लरी आती है अगर, तो 20 रुपये की जगह वो 30 रुपये की हो या 40 रुपये की हो, आपको प्यास लग रही है तो आप 20 रुपये की जगह क्या करेंगे, आप 30 रुपये भी देने को तैयार रहेंगे, 40 रुपये भी देने को तैयार रहेंगे। तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर कोई असर पड़ा नहीं, उसकी क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो उसका क्या रहेगा, इसकी जो इलास्टिसिटी है, यानी कि ये जो है
जीरो है, इलास्टिसिटी क्या है इसकी, जीरो है। अब कोई ऐसा सामान हो गया तो आपकी बेजरूरत का है, आपको उपयोग ही नहीं करना होता, या आपको कभी कभार खरीदना होता है, या कभी कभार ऐसे आपको शौक के तौर पे खरीद लिया, तो जैसे डायमंड हो गया। ये इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। ये कई बार आप जैसे एम इकोनॉमिक्स हो गया या जेआरएफ करेंगे तो इसमें नॉर्मली पूछा जाता है वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। तो जैसे डायमंड हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या सेम रहेगी, नहीं, इसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, हर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो नॉर्मली चेंज होगी कि उसके नीचे के ऊपर कितना यूज होता है, कितना जरूरी है। अगर ज़्यादा जरूरी है तो क्वांटिटी डिमांड उसकी सेम रहेगी, अगर बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसे यूज होता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या रह सकती है, इन्फिनिटी भी रह सकती है। यानी कि अगर उसका प्राइस जो है ₹1 भी घटता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 0 भी हो सकती है। तो इसको हम इस सेंस, ऐसे हालत में उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी कि उसका क्या रहता है, इन्फिनिटी। और वन में जो रहता है कि यानी कि जितने आपको उसका प्राइस चेंज हुआ, उसका जितना रेशियो रहा, सॉरी, हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि वन में जो रहता है जितना प्राइस इंक्रीज हुआ, जितना घटा, वो नॉर्मल उसका रेशियो वन में रहता है, और कई में जो रहता है वो इंक्रीज वन से होता है या मोर देन वन होता है। तो अगला जो अभी मैं बता रहा था आपको, प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो वन होगी। क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो जितनी ज़्यादा होगी उसके तौर पे मतलब उसकी इलास्टिसिटी बताएंगे। इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड रेट कितना चेंज होता है, ये उसके इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। क्लोज इलास्टिसिटी, क्लोज इलास्टिसिटी बहुत मेन है, ये आपका नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लोज इलास्टिसिटी से मतलब है, इफ प्राइस ऑफ x increases then change in the quantity demand of y। यानी कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट है x, उसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो उसका दूसरा गुड था, उसका कंप्लीट दूसरा y गुड था, उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, उसको हम क्लोज इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये जो है इसकी नॉर्मली डेफिनेशन है। तो इसमें जो आपके जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाई लेवल पे, जैसे अगर आप पीजीटी का या यूपीएससी का सिविल्स का दे रहे हैं, तो उसमें पूछ लिया जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड की जो क्लोज इलास्टिसिटी है ईडी, वो कितनी रहती है। उसकी जो ईडी जो रहती है हमारी, वो रहती है हमारी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उसकी जो ईडी रहती है नेगेटिव ऑलवेज। तो ये जो है आपको याद रखना है कि क्लोज इलास्टिसिटी का मतलब है कि उसकी अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसका जो साथ वाला गुड है वही, उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसके जो क्लोज इलास्टिसिटी रहेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड से तो वो नेगेटिव ही रहेगी, जैसे आपको बटर का आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली कई बार आपसे ऐसा ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि इस जो सॉरी जीरो इलास्टिसिटी या इन्फिनिटी इलास्टिसिटी कब होती है। तो आपको जो बस ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो इलास्टिसिटी होगी तो वो ऐसे रहेगी, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। इसका ईडी क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। और अगर वो इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी आपका होगा हॉरिजॉन्टल में, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लेस देन वन, मोर देन वन। ये जो नॉर्मली जो रहता है, इसके जो शेप रहती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आपको ये समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे नए लेसन 2 के साथ, और उसमें नए टॉपिक इंक्लूड होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी आपके साथ नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।